हेलो गाइस, मैं अनन्य अवस्थी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट कॉम्पिटिशन्स हब। इन वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बता रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th के लिए वीडियो मैंने बनाई है जिसका नाम है मोशन इन फ्लूइड्स। आज मैं बात करने जा रहा हूं स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जब किसी बॉडी को हम क्या कराते हैं, किसी विस्कस मीडियम में ट्रेवल कराते हैं, तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक विस्कस ड्रैग या एक विस्कस फोर्स लगता है। एक्चुअली होता क्या है कि इसी से जुड़ा हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी की भी बात। होता क्या है, थोड़ा सा अगर मैं आपका टाइम लूँ तो इसमें एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ आपको कि जब कोई मान लीजिए कुछ चीज़ों में फिज़ बनती है ना, तो जैसे आप कोई लेमिनेट बनाते हैं तो उसमें फिज़ बनती है, तो क्या होता है ये जो बबल्स ऊपर की तरफ आते हैं, है ना। तो इसका मतलब आपके फ्लूइड में अपवर्ड डायरेक्शन में भी मोशन होता है। उसी के साथ साथ अगर हम कोई मान लीजिए किसी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को डाल दें जिसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा हो, तो हम ये भी देख सकते हैं कि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। जैसे किसी पेबल को डाल दें, किसी पत्थर को, है ना, किसी स्टोन को, तो दोनों तरह का मोशन होता है फ्लूइड में, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी। और दोनों में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगता है, एक विस्कस ड्रैग या एक विस्कस फोर्स लगता है। एक्चुअली होता है कि जब किसी बॉडी का फ्री फॉल कराया जाता है किसी फ्लूइड में, तो उसकी वेलोसिटी पहले तो वैसे इंक्रीज़ कर रही होती है, ठीक है। समय के साथ इंक्रीज़ कर रही होती है वेलोसिटी। फिर होता क्या है कि कुछ समय बाद एक ऐसा टाइम आता है, ठीक है, जब क्या होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी क्या होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने लगता है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि उस केस में उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो उसके ऊपर लगने लगता है ऑब्जेक्ट पर, वो ज़ीरो हो जाता है। कैसे होता है वो अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी स्टोक्स लॉ की बात करते हैं। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जब कोई सॉलिड ट्रेवल करता है किसी विस्कस मीडियम में, तो उसका जो मोशन होता है वो अपोज होता है बाय अ विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जो कि डिपेंड करता है वेलोसिटी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पर। तो ये विस्कस फोर्स जो सॉलिड ऑब्जेक्ट पर लगेगा हमारे फ्लूइड के द्वारा, वो होता कितना है। तो एक्चुअली आपको अभी मैंने बताया ना कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर और शेप एंड साइज़ पर बॉडी पर के, और साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है। विस्कोसिटी पर भी वो फोर्स डिपेंड करता है कि फ्लूइड कितना विस्कस है। जितना विस्कस फ्लूइड होगा उतना ही ज़्यादा वो विस्कस फोर्स लगाएगा, इसलिए ईंटा पर भी डिपेंड करेगा। तो हमारा एफ विस्कस जो है, ये देखिए आपको मैं साइड में यहाँ दिखा देता हूँ, साइड में से आपको दिख ही रहा होगा कि इन अकॉर्डिंग्स टू स्टोक्स लॉ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एफ डिपेंड्स ऑन किस पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा, रेडियस ऑफ मूविंग बॉडी यानी आर, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यानी वी पर डिपेंड करता है। तो एफ जो है हमारा वो प्रोपोर्शनल होता है ईटा आर वी के। एक्चुअली जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहाँ कांस्टेंट जो लगता है उसकी वैल्यू आती है 6 पाई। तो एफ इक्वल्स टू हो जाता है 6 पाई ईटा आर वी। इतना आप कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड लगाता है, या इतना विस्कस फोर्स हमारा विस्कस फ्लूइड लगाता है। ये स्टोक्स ने एक्सपेरिमेंटली बताया था कि कितना विस्कस ड्रैग किसी बॉडी पर लगता है, कितना विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कोई फ्लूइड किसी बॉडी पर लगाता है, विस्कस फ्लूइड कितना लगाता है फोर्स किसी बॉडी पर जो उसके अंदर जो उसमें ट्रेवल कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। अभी मैं इसके बारे में आपको बता रहा था, है ना। तो ये क्या होता है, ये इट रेफर्स टू द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी अंडर फ्री फॉल इन अ विस्कस मीडियम। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जब किसी बॉडी को का हम फ्री फॉल कराते हैं अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल क्या होता है कि कोई बॉडी फॉल करे अंडर अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ या ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ अगर कोई बॉडी फॉल करती है तो हम क्या कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। तो अगर किसी बॉडी का हम फ्री फॉल कराते हैं विस्कस मीडियम में, तो क्या होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो बॉडी की पहले तो कुछ समय तक वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, है ना।
समय के साथ वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, पर कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है कि एक ऐसा मोमेंट आता है, जब क्या होता है कि उस बॉडी पर लगने वाले, एक्चुअली क्या होगा, जब किसी बॉडी का फ्री फॉल होगा तो उसके ऊपर 2 तरह के फोर्सेस लगते हैं। एक तो डाउनवर्ड लगेगा, उसका वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हैं डाउनवर्ड लगेगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में या आप ये कह सकते हैं कि आपका इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स जब फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स के बराबर हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि एक ऐसा मोमेंट आता है जब इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स विस्कस फोर्स के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन को याद रखिएगा कि बॉडी कब तक फॉल करेगी, बॉडी अंडर ग्रेविटी तब तक मतलब इंक्रीज्ड वेलोसिटी के साथ फॉल करेगी जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। कौन सी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, जैसे ही कंडीशन हमारी कौन सी सेटिस्फाई होगी कि इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो विस्कस फोर्स के जैसे ही बराबर हो जाएगा, है ना। उसी समय पर हमारा एक्सेलरेशन, हमारा जो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नेट फोर्स लगेगा बॉडी पर वो ज़ीरो हो जाएगा। और नेट फोर्स जैसे ही बॉडी पर ज़ीरो होगा, तो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या पढ़ा है कि F बराबर होता है ma, ठीक है। F बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे ही नेट फोर्स ज़ीरो होता है, उसी समय हमारा एक्सेलरेशन भी बॉडी का क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और ज़ीरो एक्सेलरेशन वाली बॉडी कैसे मूव करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो वो आती कितनी, वो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा होगा। अब मैं इसको ज़रा आपको इसका प्रूफ समझाता हूँ। इसका प्रूफ क्या है, तो देखिए एक्सप्रेशन इसका कैसे आता है। देखिए आप यहाँ साइड में एक डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ क्या है, एक कंटेनर में हमारे पास एक बॉल है जो कि क्या हो रहा है, एक टैंक में एक बॉल है जो कि अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी कि बॉल का रेडियस कितना है, आर है, स्मॉल आर। बॉडी का जो हमारी स्फेरिकल बॉडी है इसकी डेंसिटी कितनी है, तो वो रो है, ठीक है। यहाँ 2 डेंसिटीज़ हैं, एक तो लिक्विड जिसमें ये अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा होगा, उस लिक्विड की डेंसिटी अलग होगी और हमारे स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी अलग होगी। स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी हमने ली है रो, है ना, और हमारे फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो अब देखिए बॉडी पर एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है जो कि इसका वेट है। वेट कैसे निकलता है, वेट निकलता है मास इनटू एक्सेलरेशन से। जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई पेन पेपर हो तो आप उसमें नोट कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा ये 4/3 पाई आर क्यूब रो जी कैसे बना। एक्चुअली क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी। डब्लू बराबर क्या होता है, हमारा वेट जो है वो हो जाता है एम जी। एम क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आप क्या लिख सकते हैं, वेट इक्वल्स टू आप फिर लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। जी यानी स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट आपका बना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू स्मॉल जी। फिर आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वो लिख लीजिए। तो आपका वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की जगह आपने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी की जगह आप लिख लीजिए रो, और साथ में जी लिख लीजिए। तो आपका क्या बन गया, वेट इक्वल्स टू बन गया 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, जहाँ रो क्या है, स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी है, ठीक है। अगली चीज़, बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स क्या है, एक फोर्स तो आपका है 6 पाई ईटा आर वी। ये क्या है, ये विस्कस फोर्स है जो हमारा लिक्विड अगर आपने लिया या गैस लिया है वो इस स्फेरिकल बॉडी पर लगाएगा, ठीक है। क्योंकि गैस या लिक्विड जो आपका विस्कस फोर्स लगाएंगे इस बॉडी पर, उसको अभी हमने स्टोक्स लॉ से पढ़ा, कितना विस्कस फोर्स लगता है, 6 पाई ईटा आर वी। और वो कैसे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दूसरी चीज़, अपवर्ड डायरेक्शन में एक और चीज़ लग रही है, वो आपका क्या है, तो वो है आपका अपथ्रस्ट, है ना, या आपका बायंट फोर्स। तो वो कितना लगेगा, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही लिक्विड लगाता है। और वो क्या होगा, वो होगा आपका, देखिए जैसे अभी मैंने जिस कॉन्सेप्ट पर बताया आपको कि 4/3 पाई आर क्यूब रो जी आएगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर हमारा क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ठीक है। वही देखिए वेट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी डब्ल्यू होता है एम जी। मास को हम क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो आपका वेट क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू स्मॉल जी। वॉल्यूम आप ले लीजिए, अब वॉल्यूम आप अपने फ्लूइड की लेंगे यानी लिक्विड या गैस जो भी आपका, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए आप सिग्मा जी लीजिएगा, डेंसिटी को क्या लीजिएगा, सिग्मा, क्योंकि सिग्मा जो है आपका वो क्या होता है,
आपके फ्लूइड की डेंसिटी होगी। अब हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि बायंट फोर्स फ्लूइड लगा रहा है ना, ये आपका थ्रस्ट कौन लगा रहा है? फ्लूइड लगा रहा है, बॉडी थोड़ी लगा रही है। तो आप डेंसिटी किसकी लेंगे? फ्लूइड की लेंगे, यानी सिग्मा लेना पड़ेगा। तो 4/3 πr³ सिग्मा जी अपवर डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, 6π/r⁴ ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है? ऊपर की तरफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बॉडी का फ्री फॉल करा रहे हैं, यानी बॉडी का मोशन कैसे है? डाउनवर्ड। बॉडी का मोशन कैसे है? डाउनवर्ड है, ठीक है। तो डाउनवर्ड मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा विस्कस फोर्स लगेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स क्या होता है? ये हमेशा आपके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा फ्लूइड, ठीक है। बॉडी का मोशन डाउनवर्ड है अंडर फ्री फॉल, और आपका विस्कस फोर्स किधर लगेगा? उल्टी डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। अगली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि चलिए ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अब आपका इफेक्टिव, क्योंकि 4 अपॉन आप थ्रस्ट लगभग वेट के ही जैसा होता है ना, तो आपका क्या है कि जो वेट, जो बॉडी का वेट लग रहा है डाउनवर्ड, उसके साथ हम किसको लेंगे? 4/3 πr³ सिग्मा जी को, ठीक है। ये हमारा इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि बॉडी जो है अंडर फ्री फॉल जब फॉल करेगी तो उसकी वेलोसिटी पहले तो बढ़ती रहेगी समय के साथ, पर जैसे ही हमारा इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स विस्कस फोर्स के इक्वल हो जाता है, इस कंडीशन के सेटिस्फाई होते ही आपके क्या होता है कि बॉडी पर लगने वाला इफेक्ट नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है। और न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही नेट फोर्स ज़ीरो होता है, तो बाय द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर क्या होता है? ma। तो अगर आपका नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और जब बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है तो वो कैसे मूव करती है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो समझिए आगे क्या लिखा है मैंने कि देखिए आपका यहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन लगानी है ना। नीचे फोर्स लग रहा है 4/3 πr³ रो जी, और ऊपर कितना लग रहा है? 4/3 πr³ सिग्मा जी प्लस 6π/r⁴। देखिए मैंने वही लिखा है कि 4/3 πr³ रो जी इक्वल्स टू 4/3 πr³ सिग्मा जी प्लस 6π/r⁴। देखिए नीचे क्या लिखा है कि द रिजल्टेंट ड्राइविंग फोर्स ऑन द स्फीयर इज। देखिए अब क्या करिए, 4/3 πr³ सिग्मा जी को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पर 4/3 πr³ रो जी के पास, तो वो माइनस का हो जाएगा। प्लस की चीज़ इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है, ठीक है। तो आपको एक स्टेप यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा कि 4/3 πr³ रो जी माइनस 4/3 πr³ सिग्मा जी इक्वल्स टू 6π/r⁴। फिर क्या करिएगा? फिर तो यहाँ लिखा ही हुआ है कि आप क्या करेंगे? 4/3 πr³ को कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो क्या बचेगा? जी को भी कॉमन कर लीजिएगा। 4/3 πr³ जी को कॉमन करिएगा तो आपके पास आ जाएगा रो माइनस सिग्मा, ठीक है, जो कि इक्वल टू होगा 6π/r⁴ के। अब क्या करना है? बस आपको v को रखना है, बाकी 4/3 πr³ रो माइनस सिग्मा जी को डिवाइड कर दीजिए 6π/r से। जैसे ही आप करेंगे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ v बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आपका नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपका? यही था 4/3 πr³ रो माइनस सिग्मा जी। ये जो यहाँ पे डब्बा बना हुआ है, डब्बे के ऊपर वाला जो स्टेप है, बॉक्स के जस्ट ऊपर वाले स्टेप को देखिए, तो जहाँ पे ये लिखा है 4/3 πr³ रो माइनस सिग्मा जी, ये आपका नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि इक्वल हुआ किसके? आपके फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स के 6π/r⁴ के। उसी समय आपका ये कंडीशन जैसे ही फुलफिल हुई, तभी आपकी बॉडी कैसे मूव करेगी? एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि v है, ठीक है। अब देखिए v जो है आपका, बाकी बातें तो मैं इतनी बार बोल चुका हूँ तो आपके समझ में आ गई होंगी, न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे काम कर रहा है इसमें, वगैरह वगैरह, है ना। तो v जो है आपका, आप देख सकते हैं इस बॉक्स में, अगर आप ध्यान दीजिए तो v आपका r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉडी का साइज़ बढ़ता है उसकी टर्मिनल स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि अगले इसमें लिखा है दस द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जितना बॉडी का साइज़ बड़ा होगा उतनी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब ये बता रहे हैं कि अगर रो लेस देन सिग्मा हो जाए, यानी आपके फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, सिग्मा हमारे फ्लूइड की डेंसिटी थी ना, तो अगर हमारे फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए और रो क्या थी हमारी बॉडी की डेंसिटी, वो कम हो जाए, तो क्या होता है? आपकी बॉडी कैसे मूव करने लगती है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी तब नेगेटिव हो जाएगी। अरे भैया रो छोटा हो गया, आप बॉक्स में आइए, बॉक्स में जो रिजल्ट लिखा है इसमें अगर रो छोटा हो गया और सिग्मा बड़ा हो गया तो रो माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो आपका टर्मिनल वेलोसिटी उस केस में
नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो स्फीयर जो हमारी जो बॉडी होगी वो कैसे मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, पर किधर, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो रिजल्ट हमारा बॉक्स में निकला है ये है कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर आपको निकालना है तो बस इसी में क्या करना होगा, ये आपका v जो है ये माइनस का आएगा। कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ था बॉडी मूव। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब लेमिनेट बनाते हैं नींबू पानी, तो उसमें या आप ऐसे ही कुछ पेप्सी वगैरह ले लीजिए, है ना, कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसमें क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक में अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है बबल्स का, है ना। तो वो क्या दिखाता है कि टर्मिनल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी है, पर मोशन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, समझ गए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे लिखा भी, दिस इज़ व्हेन एयर बबल इन वाटर राइजेज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। अगली चीज़ देखिए, अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे दो मैंने इसके एग्जांपल्स ले लिए हैं। होता क्या है कि जब रेन ड्रॉप का स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली जब रेन ड्रॉप आ रही होती है तो उसका साइज़ कम होता है ना। अगर रेन ड्रॉप का साइज़ कम है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी उस केस में क्या होती है, कम होती है ना। और जैसे जैसे रेन ड्रॉप का साइज़ बढ़ता जाता है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो जो आपके रेन ड्रॉप कोई रेन ड्रॉप जो आप अगर आप चल रहे हो, तो अगर रेन ड्रॉप आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है तो वो कौन सी रेन ड्रॉप होगी, ज़्यादा साइज़ वाली होगी, समझ गए। कम साइज़ वाली जो रेन ड्रॉप होती हैं उनका जो उनकी टर्मिनल स्पीड वैसे ही कम होती है, तो उनसे हमारे ऊपर कोई ज़्यादा विशेष असर नहीं पड़ता है। पर जिनका प्रभाव हम झेलते हैं, जिनका असर हम झेलते हैं, वो बड़े साइज़ वाली रेन ड्रॉप्स होती हैं, क्योंकि उनकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मैंने अभी बताया ना कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 2 के, यानी आर स्क्वायर के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेडियस यानी जितना ज़्यादा साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का, उतनी ही ज़्यादा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, दिस लॉ टॉक्स अबाउट वाई द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप इज़ लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम द हाइट ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। तो जो क्लाउड्स में क्योंकि टाइनी हमारे वो होते हैं रेन ड्रॉप्स, तो उनका साइज़ कम होता है तो उनकी टर्मिनल स्पीड कम होती है। पर जैसे जैसे नीचे आते हैं उनका साइज़ बढ़ता है, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है तो उनकी टर्मिनल स्पीड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ज़्यादा ही साइज़ वाली रेन ड्रॉप का असर हम झेलते हैं जो हमारे ऊपर पड़ती है, ठीक है। अगली चीज़ यहाँ पे देखिए, मैंने एक चीज़ लिखी कि फॉर ऑब्जेक्ट्स विद लो स्पीड ड्रैग फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि विस्कस फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। देखिए जो फॉर ऑब्जेक्ट्स जो हाई स्पीड से मूव करती है उनके लिए ड्रैग फोर्स जो है वो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसके बारे में वैसे मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। अगली चीज़, पैराशूट वाला एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई आदमी ऐसे नॉर्मली ड्रॉप करता है तो क्या होता है कि जब वो नॉर्मली ड्रॉप करता है तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो उसके ऊपर एयर का जो विस्कस फोर्स है जिसको हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं वो क्या होती है, कम लगती है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरता है। पर जब कोई आदमी पैराशूट से नीचे आ रहा होता है, ठीक है, तो पैराशूट का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया पे ज़्यादा विस्कस फोर्स लगता है, ठीक है। और ज़्यादा विस्कस फोर्स की वजह से क्या होता है कि उसके नीचे आने की जो स्पीड होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इन केस मान लीजिए अगर स्पीड बढ़ भी गई तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, एयर का जो विस्कस फोर्स है यानी एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी उतनी ही बढ़ जाएगी, है ना। और आपने पढ़ा है कि विस्कोसिटी क्या करती है, मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर किसी चीज़ की विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई तो उसके फ्लो की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर पोज़ाइल लॉ में भी मैंने यही चीज़ बताई थी लास्ट में। तो वही चीज़ आपको यहाँ समझनी है कि अगर कोई आदमी नीचे जो गिरता है नॉर्मली बिना पैराशूट के, तो क्या होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स जो लगता है एयर का यानी एयर रेजिस्टेंस वो कम होती है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगा, है ना। क्योंकि विस्कोसिटी कम हो गई उसके ऊपर लगने वाली, तो फ्लो उसके मतलब गिरने की स्पीड बढ़ जाएगी। पर वहीं पर अगर जो आदमी पैराशूट से नीचे आ रहा होगा, क्योंकि पैराशूट का एरिया ज़्यादा है, तो उसके ऊपर लगने वाला क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स जो है एयर का यानी एयर रेजिस्टेंस वो ज़्यादा हो जाएगी। मैंने बताया भी कि इन केस अगर उसकी नीचे डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ी भी तो विस्कस फोर्स भी उसी के काउंटर अपार्ट उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो
अब विस्कोसिटी बढ़ गई एयर की, यानी उसके ऊपर लगने वाला एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो उसके नीचे आने की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो धीमे धीमे नीचे आएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी मैंने इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन किया कि व्हेन अ सोल्जर, जहाँ पे लिखा मैं एक बार बता दे रहा हूँ, व्हेन अ सोल्जर विद अ पैराशूट जंप्स फ्रॉम ए फ्लाइंग एरोप्लेन, जब किसी उड़ते हुए एरोप्लेन से कोई आदमी सोल्जर पैराशूट के साथ कूदता है, ही डिसेंड्स वेरी स्लोली, वो धीमे धीमे एयर में नीचे आता है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि टोटल मास जो है पैराशूट का और सोल्जर का वो m1 है। ठीक है, सोल्जर और पैराशूट का मास कितना है टोटल मिला लें, जोड़ लें, सोल्जर का मास और पैराशूट का मास मिला लें तो कितना है m1, और एयर का मास जो पैराशूट में लगी हुई के साथ जुड़ी हुई एयर है उसका मास m2 है। ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालें फॉलिंग सोल्जर का तो वो कितना होगा, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जी डैश इक्वल्स टू, हम ये जी डैश क्या है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन है सोल्जर की जो नीचे आ रहा है। तो देखिए वेट ऑफ मास इन एयर m1 इन एयर प्लस वेट ऑफ मास m2 इन एयर अपॉन टोटल मास हम लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, m1 मास जो है एयर में उसका वेट कितना होगा, तो वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी mg, तो m1g लेना पड़ेगा, प्लस अब हम दूसरा क्या लिख रहे हैं, वेट ऑफ मास m2 मास किसका है, एयर का है, m2 मास किसका है, पैराशूट से लिंक्ड एयर का। अब देखिए हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं, जरा इसको समझिए, वेट ऑफ मास m2 किसका, एयर का, तो हम एयर का मास निकाल लें, एयर में इन एयर लिखा है ना आगे, तो हम एयर का मास अगर भैया एयर में निकाल लें, एयर का वेट है सॉरी, हम अगर एयर में ही निकालेंगे तो भैया ज़ीरो आएगा, तो उसको हटाइए, फिर नीचे क्या है, टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2, दो ही मास है हमारे पास, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, m1g अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम m2 को क्या ले लें, 20 टाइम्स ऑफ m1, यानी कि हम एयर के मास को क्या ले लें, एयर के मास को हम 20 टाइम्स ले लें पैराशूट और सोल्जर के टोटल मास का। ठीक है, तो क्या होगा, हमने एयर के मास को ज़्यादा लिया है ना, तो जी डैश इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, जी अपॉन 21। ठीक है, जी अपॉन 21 बन जाएगा। तो इन द बिगनिंग, शुरुआत में क्या होगा कि सोल्जर जो है, तो देखिए शुरुआत में क्या होगा, इन द बिगनिंग सोल्जर जो है हमारा वो फॉल करेगा विद ग्रेविटी जी किसकी है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वो फॉल करेगा, पर बट सून एक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, पर क्या होगा, धीमे धीमे, क्योंकि देखिए आप जी डैश को क्या ले रहे हैं, जी अपॉन 21, तो भैया जब किसी बड़े नंबर से आप नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, चीज़ छोटी हो जाती है ना, तो जी डैश जो है वो जी से छोटा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बड़ी है, और जी को हम 21 से जब डिवाइड कर रहे हैं तब जी डैश मिल रहा है, तो यानी जी डैश छोटा है जी से। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धीमे धीमे क्या होती है, डिक्रीज करती है, तो मतलब तेज़ी से डिक्रीज करने लगती है, अनटिल द पैराशूट इज़ फुली ओपन। ठीक है, कब तक, जब तक पैराशूट फुली ओपन होता है तब तक, है ना। इन द बिगनिंग कह रहे हैं, इसलिए इन द बिगनिंग स्पीड जो है क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, सम वॉट रेपिडली बट देन वेरी स्लोली, फिर क्या होगी, स्पीड जो है वो धीमे धीमे कम होगी, है ना, ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ एयर, एयर की विस्कोसिटी के कारण एक्सेलरेशन जो है सोल्जर का वो बाद में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, एंड द सोल्जर देन फॉल्स विद अ कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड। अभी मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है कि इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होता है डाउनवर्ड, वो विस्कस फोर्स से बैलेंस हो जाता है, विस्कस फोर्स उसके जब बराबर हो जाता है तो नेट फोर्स जो बॉडी पर लगता है वो ज़ीरो हो जाता है, और जैसे ही नेट फोर्स बॉडी पर ज़ीरो हो जाता है तो उस समय क्या होता है, तुरंत आपका न्यूटन सेकेंड लॉ लग जाता है, F बराबर ma, फोर्स ज़ीरो तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, और एक्सेलरेशन ज़ीरो तो बॉडी हमारी कैसे आएगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ आएगी। तो वही देख लीजिए आप, ग्राफ जो बना उस ग्राफ को भी समझ लीजिए कि शुरुआत में क्या होता है, समय के बढ़ने के साथ देखिए स्पीड भी बढ़ती है, पर कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे ही ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू विस्कस फोर्स, तो उसी समय हमारा क्या होता है कि बॉडी उसके बाद क्या होती है, हमारी मतलब टर्मिनल स्पीड, यानी कि एक कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड के साथ मूव करने लगती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे कंटेंट के साथ आपसे जुड़ता रहूँगा। और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो तो उसको कमेंट में बताएँ। थैंक यू।